अफ़सोस होता है मुझे ये सोचकर कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके साथ हिंसा होती है, यहाँ तक कि उनका मर्डर तक हो जाता है। महिला के खिलाफ जो होने वाली हिंसा है, इन मुद्दों पर एक पॉलिसी लेवल स्ट्रैटेजी की कमी है। घर के बाहर जितनी घटनाएं होती हैं उससे ज़्यादा घटनाएं घर के भीतर होती हैं। कि स्त्री सिर्फ अपना शरीर नहीं है, वो एक मनुष्य है, उसकी एक मानवीय गरिमा है, तो उस मानवीय गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। प्रियंका दुबे जी, आप स्त्री और बच्चों के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर आपने रिपोर्ट बनाई है और बड़े बड़े संस्थानों में आपने काम किया, उनके लिए रिपोर्ट बनाई है। कारवां, तहलका और फिर बीबीसी जैसे संस्थानों में आपने काम किया है और फिर आपकी किताबें भी आई हैं। तो आप जिस समय आपकी ये आपने शुरू किया था रिपोर्टिंग करना और फिर अब में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ कमी आई है? जी, जब मैं रिपोर्टिंग मैंने शुरू किया था उसके बाद ही कुछ समय बाद जो निर्भया कांड है वो हुआ और उसके बाद वो एक वाटरशेड मूवमेंट, एक बड़ी घटना थी भारत में स्त्री हिंसा के खिलाफ जो मुहिम है उसमें। उसके बाद हुआ ये कि कम से कम ये तो एक अच्छा बदलाव हुआ ये कि स्त्रियों के मुद्दे पर, स्त्रियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उन मुद्दों को अखबारों में और एज रिपोर्टर्स अखबारों में, टेलीविज़न पर उन रिपोर्टों को थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिलने लगी, उसमें लोगों की रुचि थी, उसके ऊपर इतना जो हंगामा मचा और जो लोग सड़कों पर उतरे उसकी वजह से एक पब्लिक इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मीडिया में भी एक प्रेशर आया और हमने उन मुद्दों को फ्रंट पेज पर लाने की और जो प्राइम टाइम में लाने की हमने कोशिश करी और वो उसकी उस संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। मगर अफसोस की बात ये कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो हर साल सरकारी आंकड़े जारी करती है, तो उन सरकारी आंकड़ों में हर साल हम ये देखते हैं कि स्त्रियों के खिलाफ हिंसा का जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है, वो बढ़ता जा रहा है। स्त्रियों के खिलाफ जो टोटल हिंसा है, मतलब जिसमें मर्डर, हत्या, अपहरण और परिवार, पति और इन लॉज वगैरह से क्रूरता के जो मामले हैं, उनके साथ साथ रेप के मामले भी लगातार हर साल बढ़ रहे हैं। तो जो फिगर्स हैं वो हमें ये बताते हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, वो जो फिगर्स हैं वो हमें ये मामले तो सामने आते ही नहीं। हाँ, आते ही नहीं है। तो जो फिगर्स है वो हमें ये बताते हैं कि हालात ज़्यादा नहीं बदले हैं और इतने सब होने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो जस की तस है। तो ये बहुत अफसोस होता है मुझे ये सोचकर कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, हम 2024 में अभी जी रहे हैं, लेकिन अभी भी दहेज एक बड़ा मुद्दा अभी भी है और दहेज की वजह से बहुत सारी जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके साथ हिंसा होती है, यहाँ तक कि उनका मर्डर तक हो जाता है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है मीडिया में भी? देखिए, ये कई बार एक तो इस वजह से कि हम ये मान लेते हैं कई बार कि 60s का इशू था और इसके बाद इस पे कानून बना, तो बहुत सारी इस वजह से शायद मेरा अनुमान है कि इसको उतना उस तरह से मीडिया में नहीं उठाया जाता। मगर ये सीधे मैं मानती हूँ कि दहेज प्रताड़ना की घटनाएं निश्चित तौर पर अभी होती हैं और हम आए दिन अखबारों में आज भी पढ़ते हैं कि हत्याएं हुई या फिर प्रताड़ित करने के बाद लड़की ने सुसाइड किया या उसको घर से निकाला गया, इस तरह की बहुत घटनाएं होती हैं। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है भारतीय मीडिया में, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर जो महिला के खिलाफ जो होने वाली हिंसा है, इन मुद्दों पर एक पॉलिसी लेवल स्ट्रैटेजी की कमी है। हमारा जो मीडिया है वो तभी विमेन इश्यूज़ पर जाता है जब कोई हाथरस होता है, जब कोई निर्भया कांड होता है और जब लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तब आई बॉल्स पकड़ने के लिए, टीआरपी के लिए हम रिपोर्टर को भेज देते हैं और 2 दिन हम खबर चला देते हैं। मगर हमारे अंदर अभी तक इतनी संवेदना और इतनी जागरूकता नहीं आई है कि ये महिला मुद्दे जो हैं, ये एक दिन का मामला नहीं कि हाथरस हो गया तो रिपोर्टर भेज दिया। इसके लिए आपको एक रणनीति बनाकर एक रिपोर्टर असाइन करना होगा, उसको समय देना होगा, उसको एयर टाइम देना होगा, उसको शब्द देने होंगे कि वो इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट करके और इसको एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक प्रतिबद्धता के तहत आपको लेकर इस पे लंबा काम आपको करवाना होगा, तभी तो आगे जाकर लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है मीडिया में और हम बस तात्कालिक सेंसेशनलिज्म पर जाते हैं, इसीलिए इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लाइमलाइट से पीछे रह जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि घर के बाहर जितनी घटनाएं होती हैं उससे ज़्यादा घटनाएं घर के भीतर होती हैं, लेकिन विक्टिम सामने नहीं आ पाती हैं। बहुत मामले में तो घर की जो महिलाएं होती हैं वही दबा के रखती हैं कि भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, और जो घर के पुरुष होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं। मुझे लगता है आप जो कह रही हैं वो सही है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा कि इस तरह के मामले बहुत बड़े, जब औरतें एक ही जैसे घर से बाहर निकलना बंद हो गया और आदमियों का भी, तो घर के अंदर होने वाली हिंसा की घटनाएं अचानक बढ़ी और ये कई सारी रिसर्च में ये बात सामने आई।
तो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल चीज़ जो है, जो गांठ कहाँ फंसती है, वो विक्टिम शेमिंग में फंसती है। क्योंकि हम जेंडर क्राइम के आसपास जो हमने विक्टिम शेमिंग पूरी बुन रखी है कि हम विक्टिम को ब्लेम करेंगे, उसी को दोष देंगे, और इसीलिए हम उसके खिलाफ़ अगर कोई हिंसा होती है तो हम उसको रिपोर्ट करने से हम हिचकते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ये विक्टिम शेमिंग का और विक्टिम ब्लेमिंग का जो पीड़ित है उसको दोष देने की मानसिकता जब तक नहीं जाएगी, जब तक हम उसको शेम करना नहीं बंद करेंगे, उसको शर्मिंदा करना नहीं बंद करेंगे कि तुम्हारे वजह से ये हुआ, जब तक हम उस पर भरोसा करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी और तब तक हम परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से नहीं बदलता हुआ पाएंगे। स्त्रियों का भी आपने जिक्र किया कि स्त्रियां भी इसमें दबाने में शामिल होती हैं, क्योंकि पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता का कोई जेंडर नहीं होता। तो बहुत सारी स्त्रियां भी हैं जिनकी कंडीशनिंग या जिनकी मानसिकता पेट्रियार्कल है, तो वो उसी तरीके से एक्ट करती हैं। लेकिन जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो ऐसा उस तरह से उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसी तरह से जजमेंट भी सुनाते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं ताकि वो जी सके, या फिर आपने भी अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया कि वो कहते हैं कि हम उनका आंसू पोंछना चाहते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है कि मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। तो ऐसे बयान जो आते हैं उस बयान को भी तो दर्शाना ज़रूरी है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से कह रहे हैं तो पब्लिक फिर क्या मैसेज आए? हमें सम्मानजनक तरीके से और विनम्रतापूर्वक हम किसी निर्णय के ऊपर प्रतिक्रिया देने का अधिकार तो है, मतलब लिख कर, जिसको जो मैंने किया भी है विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या जो भी हमने उसमें जजमेंट्स कोट किए हैं। बेसिकली यहाँ भाषा की बात हो रही है कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा में हमारी कंडीशनिंग है, वर्षों की कंडीशनिंग है, वो ये है कि हम उसको, स्त्री को एक बराबर का उतने हकूक़ वाला, जिसके उतने एहसास हैं, जितने उसके हकूक़ हैं, जितने हकूक़ एक उर्दू शब्द है नहीं कि जितने उसके अधिकार हैं, उतना बराबर का एक मनुष्य नहीं मानते। और हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर उद्धार करने की भावना बहुत होती है। हम ये नहीं मानते कि न्याय पाना और एक जो स्त्री का संविधान के तहत एक अधिकार है, एक संविधान ने इसको ये अधिकार दिया है कि स्त्री एक बराबर की नागरिक है, उसकी सुरक्षा भारतीय स्टेट की जिम्मेदारी है, बाकी सभी नागरिकों की तरह उसकी सुरक्षा भी भारतीय स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये हम भूल कर कई बार हम पेट्रनाइजिंग एक एटीट्यूड हो जाता है हमारा, जब हम ये कहते हैं कि हमें इन दुखों से उबारना है। मतलब जब हम इसे पूरा नैरेटिव गढ़ते हैं तो हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि ये बेचारी, इसका तो रेप हो गया, अब इसका जीवन ख़त्म है, तो चलो इसको दुखों से उबारें। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये कि जब हमने ये कहा कि रेप से आपका जीवन ख़त्म हो गया, तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपका सब कुछ आपकी बॉडी है, मतलब आपका जो इज़्ज़त है या आपकी जो समाज में कुछ भी प्लेस है वो आपकी बॉडी की वजह से। तो बॉडी प्योरिटी के इस कॉन्सेप्ट को चुनौती देने की बहुत आवश्यकता है कि स्त्री सिर्फ अपना शरीर नहीं है, वो एक मनुष्य है, उसकी एक मानवीय गरिमा है। तो उस मानवीय गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। आप और हम सब स्त्री होने के नाते एक भारतीय नागरिक हैं, हम मनुष्य हैं, और हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है कि अगर इस बॉडी के साथ कोई हिंसा होगी तो अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए, तुम्हारा जीवन ख़त्म है। तो इस तरह की सोच को चुनौती देना बहुत ज़रूरी है, जिसी के लिए जेंडर डिस्कोर्स है, जिसके लिए हम ये सारे काम करते हैं। एक आखिरी सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी पीड़िता शिकायत लेकर जाती हैं तो उनके ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठा दिए जाते हैं कि आप वहाँ गए क्यों थे, आपको पहले से क्यों नहीं मालूम था, आपने उसके बारे में पता क्यों नहीं किया, और भी बहुत सारे सवाल कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या था, आप शामिल हैं या नहीं है। तो इस तरह के और भी बहुत कड़वे सवालों का सामना करना पड़ता है। तो फिर इस तरह के सवालों, मीडिया भी एक बड़ा हथियार होता है। जब किसी पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि हम मीडिया में जाएं और फिर अपने सवालों को उठाएं और फिर हमें न्याय मिले, लोगों तक बात पहुंचे। तो मीडिया का इस समय क्या भूमिका? इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मीडिया में भी बहुत बड़ा तबका है जिसकी जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं हुई है, यानी कि हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग नहीं दी है किसी को। तो हम बेसिकली लोग ऐसे ही देखते हैं। मीडिया में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कैरेक्टर असैसिनेशन में, स्त्री का चरित्र हरण करने में और बस कुछ लाइक्स के लिए, क्लिक बेट, अपने ज़्यादा ट्रैफिक के लिए अपनी खबर पर कुछ तो भी हेडिंग बनाते हैं, और उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, न्याय मतलब जो नैतिकता होती है या फिर जो खबर की प्योरिटी है या जो खबर का एक तासीर होती है, उसकी निष्पक्षता, वो महत्वपूर्ण नहीं होती। तो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग को एक पॉलिसी लेवल के तहत मीडिया संस्थानों में
मेरा ये कहना है, मैं हमेशा कहती हूँ बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके तहत हम मीडिया कर्मियों को भी इस बात का एहसास हो कि भाई विक्टिम ब्लेम करना वहाँ से हमें शुरू नहीं करना है हमें, क्योंकि वो कल्चर है हमारा, हमारी कंडीशनिंग है कि हम ये नहीं कहेंगे कि आप सबसे पहले औरत के कपड़ों पर, उसकी टाइमिंग पर, इसी पर फप्ती कसोगे, जबकि बुर्का पहनने वाले लोगों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस होती है, या साड़ी पहनने वाली स्त्रियों को भी छेड़ा गया, उनके भी बलात्कार हुए हैं, सूट पहनने वाले लोगों के भी हुए हैं। तो ये कोई फालतू का तर्क है, कपड़े छोटे पहन, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों के साथ भी हो रहे हैं और बहुत बूढ़ी स्त्रियों के साथ भी हो रहे हैं, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये कि आप हमेशा औरत को ब्लेम करते हैं कि तुमने कपड़े ख़राब पहने, तुम ख़राब टाइम पे निकली। तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है, हमारी ड्यूटी है कि हम हम भारतीय नागरिक होने के नाते स्त्री को जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अपने सिस्टम को बेटर करें और जो भी लूप होल्स हैं उनको ठीक करें, ना कि छूटते ही अगर कोई शिकायत लेके आपके पास आया है इतने वर्नेबल, इतने अपने मार्मिक और इतने दुखद क्षण में जब वो इतना हिंसा का शिकार हुआ है, तो उसको सुनने की बजाय उस पर नैतिक निर्णय ना थोपें और उसको सुनकर पहले उसकी फरियाद सुने, उसकी शिकायत दर्ज करें और कानून जो संविधान कहता है उसके हिसाब से, लॉ के अकॉर्डिंग और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो वो जो कि बहुत इंक्लूसिव है, जो बहुत सभी के बारे में बात करता है, सब नागरिकों की बराबरी के बारे में बात करता है। तो एक ये सोच की बात है कि हमें जो आज़ादी या जो हमें अधिकार या जो हमें सुरक्षा प्रदान की गई है वो किसी ने खैरात में नहीं दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीज़न होने के नाते हमको देता है। तो ये मेरा मानना है। शुक्रिया। एक बात तो इससे साबित हो ही जाती है कि जिस तरह से जो महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं या जो महिलाएं पुरुषों की हिंसा के खिलाफ विरोध करती हैं, उन विरोध करने वाली महिलाओं का चरित्र हनन होता ही होता है, उन्हें गलत बोला ही जाता है ताकि कोई दूसरी महिला भी इस तरह की आवाज़ ना उठाए, आवाज़ उठाने वाली महिलाओं का साथ ना दे। इस वजह से उन्हें गलत ठहराया जाता है। तो बिल्कुल भी गलत क्या है, सही क्या है, इसकी फ़िक्र ना करें। जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं या फिर उनके साथ जो भी हिंसा हो रही है, हिंसा घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। हमसे बातचीत करने के लिए प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।